आज हम लोग इतिहास विषय में अध्याय 8 विदेशों से व्यापार और संपर्क इस पाठ के आगे का पढ़ेंगे। यह पाठ जो है यानी कि विदेशों से व्यापार और संपर्क, ये ईसा पूर्व 100 से 300 ईस्वी के मध्य के समय की बात है, जब भारत का विदेशों से व्यापार और संपर्क किस प्रकार का था। इस पाठ के द्वारा हम पढ़ रहे थे। इस पाठ में हम पढ़ रहे थे कि भारत के जो व्यापारी हैं वो दूसरे देशों में किस प्रकार से व्यापार करने जाते थे, किन किन मार्गों के द्वारा जाते थे, मार्ग में उनके लिए क्या क्या बाधाएं आती थी और यहाँ पर कौन कौन से देश के लोग जो हैं आकर के व्यापार करते थे, व्यापार से उनको क्या क्या मुनाफा होता था। व्यापारी जो जाते थे उनको श्रेष्ठी या सेठी कहा जाता था। उसी शब्द से आज जो शब्द बना है उसे हम सेठ कहते हैं। तो पाठ यहाँ पर आगे शुरू करते हैं। भारतीय व्यापारी उन देशों से क्या क्या बेचते थे। भारतीय व्यापारी उन देशों में क्या क्या बेचते थे। जब भारतीय व्यापारी जो हैं दूसरे देशों में जाते थे तो उन देशों में वे क्या क्या बेचते थे और उनसे क्या क्या खरीदते थे। तब शिक्षिका उन्हें बताती है, हमारे देश में तरह तरह के मसाले होते हैं, जैसे काली मिर्च, इलायची, दालचीनी आदि। वे यूरोप में नहीं होते थे, लेकिन वहाँ के भोजन में इनका काफ़ी उपयोग था। भारतीय व्यापारी इन्हें वहाँ से ले आते थे। इसके अलावा हमारे देश के सुंदर कपड़े, चंदन, कीमती पत्थरों के आभूषण, हाथी, मोर, बंदर इत्यादि की उन देशों में बड़ी मांग थी। इन चीज़ों के बदले वहाँ से सोना, मूंगा आदि भारत मंगवाया जाता था। उसके बाद में राजू नाम का एक बच्चा था। वह सवाल करता है, क्या उन देशों के व्यापारी भी भारत आते थे। तब शिक्षिका उन्हें बताती है, समझाती है, हाँ, भारत में कई जगह रोम के व्यापारियों की बस्ती थी। इनमें वे आकर के रहते थे और व्यापार करते थे। जैसे यूनान, ईरान व मध्य एशिया के लोगों ने भारत में राज्य बनाया, वैसे ही कई भारतीयों ने भी दक्षिण पूर्वी एशिया के श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया आदि देशों में राज्य बनाया। भारत के व्यापारी आप देखो कहाँ कहाँ व्यापार करते थे और क्या क्या ले जाते थे, इसे देखें। अब आगे देखते हैं विदेशों से संपर्क का प्रभाव। जब उनका विदेशों से संपर्क था तो उसका क्या प्रभाव पड़ा। आपने पिछले अंश में पढ़ा है कि भारत के लोगों का दूसरे देशों के लोगों से कई तरह के संपर्क हुआ, जैसे एक दूसरे के यहाँ राज्य स्थापित करके, व्यापार करके, धर्म प्रचार द्वारा आदि। इसी प्रकार यूनान व मध्य एशिया के कई लोग भारत आकर बस गए। कई भारतीय भी दूसरे देशों में जाकर बस गए। इन सब बातों का लोगों के रहन सहन व सोच विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ा। ये प्रभाव क्या थे, इनके बारे में आज हम जानेंगे। सिक्के के बारे में यहाँ पर देखते हैं। आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं कई प्रकार के सिक्के भी दिए हुए हैं। कनिष्क, उस समय का जो राजा था कनिष्क, उसके सिक्के की बनावट यहाँ पर चित्र के माध्यम से बताया गया है। व्यापार में उस समय सोने चांदी के सिक्कों का बहुत ज़्यादा महत्व था। जैसे आज के समय में हम सिक्कों का उपयोग करते हैं, वैसे ही उस समय व्यापार में जो था सोने चांदी के सिक्के जो हैं उनका बहुत ज़्यादा महत्व था। अजातशत्रु और अशोक के समय के सिक्के चांदी या तांबे के टुकड़ों पर एक तरह के निशानों, ठप्पा जिसको आहत लगाकर बनाए जाते थे। जो उस समय के जो सिक्के थे, यानी कि क्या बताया जा रहा, अजातशत्रु और अशोक के समय का जो सिक्का होता था वो सोने चांदी और धातु के बने होते थे। और उन टुकड़ों पर क्या होता था, निशान। जिस तरह का यहाँ पर चिन्ह कुछ अलग तरह का दिख रहा है, तो उनके समय में भी कुछ उसी प्रकार का दर्शाया जाता था। उसमें ठप्पा लगाया जाता था। ठप्पा मतलब आहत लगा करके उसको बनाया जाता था। जबकि हिंदू यूनानी राजाओं के सिक्के ढांचों से ढलते थे, साँचों से। उस समय साँचा होता था। साँचा आप लोग जानते ही हो, किसी भी चीज़ के बनाने के लिए उस पर रख करके गला करके उसको डाल दिया जाता है साँचे में, फिर सूखने के बाद में वह उसी आकार का हो जाता है। तो उसी समय हिंदी यूनानी राजाओं के जो सिक्के थे वे ढांचों में ढलते थे। इसमें राजा की तस्वीर और उसका नाम लिखा होता था।
इनके प्रभाव में आकर भारतीय राजा भी इसी तरह के सिक्के जो हैं ढालने लगे थे। भारतीय राजा जो है इनके सिक्के बनाने की जो कला थी उससे प्रभावित हुए और इसी तरह के सिक्के जो है खुद भी बनाने लगे थे। इसके बाद देखते हैं मूर्तिकला। मूर्तिकला के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। मूर्तिकला उन दिनों गांधार और मथुरा में मूर्तिकला का काफ़ी गहरा विकास हुआ। गांधार भारत के उत्तर पश्चिम में है। गांधार कहाँ है? भारत के उत्तर पश्चिम में है। यह हिस्सा यूनानी व कुषाण साम्राज्य में था। इस कारण यहाँ भारतीय और यूनानी कला का मेल मिलाप हुआ। भारत में बनी मूर्तियों में हम यूनानी मूर्तिकला के प्रभाव को देख सकते हैं। इन मूर्तियों में चुन्नटों की बनावट पर जोर है, लेकिन मथुरा में बनी मूर्तियों में ये प्रभाव नहीं दिखता। मथुरा में जो बनी मूर्तियां हैं उनमें ये प्रभाव जो है देखने को नहीं मिलता है। मथुरा के कलाकार मूर्तियों के हिष्ट पुष्ट आकृति पर ज़्यादा जोर देते हैं और चुन्नटों पर कम। इन्हें आप चित्र 8.4 और 8.5 के बीच तुलना करके भी समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बुद्ध के 2 चित्र दिए हुए हैं। एक में हिष्ट पुष्ट चित्र दिखाई दे रहा है और एक में क्या है? पतला दुबला दिखाई दे रहा है। तो दोनों में आप लोग को अंतर समझ आ रहा होगा कि कौन सा मथुरा की बने हुआ है और कौन सा गांधार का है। गांधार और मथुरा के मूर्तिकला में जो अंतर है वो साफ नज़र आ रहा है। गांधार जो था वो भारत के उत्तर पश्चिम में था और यह हिस्सा यूनानी और कुषाण साम्राज्य में था। यहाँ पर यूनानी और भारतीय कला के दोनों का मेल मिलाप, क्योंकि कहाँ था गांधार जो था वो कहाँ था? भारत के उत्तर पश्चिम में था और उत्तर पश्चिम में होने के कारण से यह हिस्सा जो था यूनानी और कुषाण दोनों साम्राज्य में था और इसी कारण से यहाँ पर भारतीय और यूनानी कला का मेल मिलाप हुआ। गांधार में जो बनी मूर्तियाँ थी वो यूनानी मूर्तिकला के प्रभाव को यहाँ पर चित्र के द्वारा हम देख रहे हैं। इसमें चुन्नटों की बनावट पर जोर दिया गया है। आप लोग देख रहे होंगे कि चुन्नट मतलब कैसा? जैसे कि हम कोई वस्त्र पहनते हैं तो उसमें जो धारियाँ जैसे आती है, चुन्नट जो बनाते हैं, वैसे ही वहाँ पर चुन्नट दिखाई दे रहा है। उसी को यहाँ पर बताया जा रहा है कि चुन्नटों की बनावट पर जोर दिया गया है। उसके बाद आप लोग देखिए, एक है मथुरा वाला। मथुरा वाले में कैसे दिख रहा है? मथुरा का क्या बता रहा है कि यहाँ के मथुरा के जो कलाकार है वो मूर्तियों की हिष्ट पुष्ट आकृति पर जोर देते थे। तो यहाँ पर देख रहे हो, और चुन्नटों पर कम। उसमें मूर्तियों में चुन्नटों की बनावट जो है नहीं दिखाई दे रही है। तो दोनों मूर्ति कला में आप लोग को अंतर आप देख रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या बताया जा रहा है? धर्म और दर्शन को देखते हैं। रोमन साम्राज्य और यूनान से संपर्क के कारण गणित, ज्योतिष और खगोल शास्त्र की जानकारियों का आदान प्रदान हुआ। इन विषयों से संबंधित यूनानी ग्रंथों का अनुवाद संस्कृत में हुआ। संस्कृत में इसका अनुवाद हुआ और क्या बता रहा है कि हफ्ते के 7 दिन, 12 राशियाँ आदि बातें भारतीय विद्वानों ने उनसे अपनाया। हफ्ते के 7 दिन जो होते हैं, है ना, हफ्ते के 7 दिन आप लोग जानते ही हो कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो ये 7 दिन और 12 राशियाँ 12 होती हैं, ये भी जानते हो। ये सब बातें जो हैं भारतीय विद्वानों ने उनसे अपनाया। किनसे? यूनानियों से। जबकि उन्होंने शून्य, दशमलव चिन्ह आदि हमसे अपनाया। जो शून्य का प्रयोग होता है, दशमलव चिन्ह का प्रयोग होता है, उसे यूनानियों ने भारतीय विद्वानों से अपनाया। यूनानी यात्रियों ने भारतीय धर्म व दर्शन की जानकारियाँ अपने भूगोल और इतिहास की किताबों में लिखा। यूनानी यात्रियों ने क्या किया? भारतीय धर्म व दर्शन की जानकारियाँ अपने भूगोल और इतिहास की किताबों में लिखा। भारत में जो बौद्ध भिक्षु व श्रमण उन दिनों चीन, मध्य एशिया व दक्षिण पूर्वी एशिया गए थे, उन्होंने वहाँ के लोगों की सोच और धर्म पर गहरा प्रभाव डाला। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में भी भारतीय मंदिरों की तरह भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ। जैसे कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर, जावा में बोरोबुदुर आज भी उस क्षेत्र का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है।
इसी प्रकार इंडोनेशिया में रामायण की कथा बहुत लोकप्रिय है। इन्हीं दिनों भारत में चिकित्सा शास्त्र काफ़ी विकसित हुआ। इस पर 2 विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता और सुश्रुत संहिता लिखे गए। इस प्रकार यह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल था। तो इस प्रकार से आज हम लोग देखें कि भारत में विदेशों का व्यापार और संपर्क किस प्रकार का था, किस प्रकार से दोनों जो है एक दूसरे के संपर्क में आए और उन्होंने अपने विचारों का आदान प्रदान अपनी कला के माध्यम से, अपनी बोली के माध्यम से, यहाँ की वस्तुओं के माध्यम से किए और एक दूसरे की संस्कृति को अपनाया। तो इस प्रकार से पाठ जो है आज समाप्त होता है।